हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम सभी लोग एक इम्पोर्टेंट और विशेष टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 12th के ह्यूमन हेल्थ और डिजीज चैप्टर से और मानव स्वास्थ्य एवं रोग एक चैप्टर है, और साथ में नीट की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे हम 11th में भी पढ़ते हैं, जिसको हम HIV एड्स या फिर एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। HIV एड्स क्या होता है और ये मनुष्य में किस प्रकार से रोग उत्पन्न करता है, HIV एड्स की संरचना कैसे होती है, HIV एड्स का स्ट्रक्चर और इन्फेक्शन मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है, HIV एड्स हमारी बॉडी में किस प्रकार की कोशिका को प्रभावित करती है, ये सारे डाउट्स हमारी इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं HIV एड्स की। तो दिस इज अ टाइप्स ऑफ ये वायरल डिजीज या एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, जो मानव के शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता के रूप में जाना जाता है। अगर हम एड्स का पूरा नाम देखें तो इसका मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पहले तो हम एड्स का मतलब समझते हैं। एड्स का मतलब अगर देखा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। एक डिजीज जो हमारी लाइफ में जन्म के दौरान आती है, जिसे हम कॉन्टिजेंट डिजीज की श्रेणी में रखते हैं, यानी हम इसे जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे कि आपने जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी ऐसी डिजीज पढ़ी होंगी जो माता या पिता से ही डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। ऐसे डिजीज को हम कॉन्टिजेंट डिजीज की श्रेणी में, जन्मजात रोग की श्रेणी में रखते हैं। तो पहला शब्द एड्स से एक्वायर्ड का है, और एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। एक्वायर्ड का मतलब होता है ऐसा रोग जो जन्म के बाद, यानी ऐसी डिजीज जो किसी भी मनुष्य में जन्म के बाद उत्पन्न होती हो, ऐसी डिजीज को हम एक्वायर्ड श्रेणी में रखते हैं और उन्हें हम उपार्जित रोग कहते हैं। यानी दिस डिजीज इज ट्रांसफर, ठीक है, थ्रू आफ्टर द बर्थ, डू नॉट ट्रांसफर ड्यूरिंग द बर्थ, जन्म के दौरान ट्रांसफर नहीं होगी। दूसरा इसका मतलब है इम्यूनो डिफिशियंसी। इम्यूनो डिफिशियंसी की हिंदी होगी प्रतिरक्षा की न्यूनता। क्या होगी? प्रतिरक्षा न्यूनता। प्रतिरक्षा न्यूनता का क्या मतलब है? हमारी बॉडी में WBC से बना हुआ एक विशेष प्रकार का सिस्टम, जिसको हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। यह सिस्टम हमारी बॉडी में किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट, किसी भी पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है, उसे मारता है या उसे कम करने का, सप्रेस करने का कार्य करता है और हमें रोगों के संक्रमण से बचाता है। ऐसे सिस्टम को हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। प्रतिरक्षा न्यूनता का मतलब है वह तंत्र धीरे धीरे सप्रेस हो जाना, यानी उस तंत्र का धीरे धीरे कम कार्य करना। सिंड्रोम क्या है, इस तीसरे बात पर हम डिस्कस करेंगे। मैंने इस चैप्टर को अभी आपको डिटेल नहीं पढ़ाया है, बट थोड़ा सा यहाँ आपको समझा देते। रोग और स्वास्थ्य क्या होता है? जब कोई मनुष्य मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से किसी भी वातावरण में अपने आप को बैलेंस बनाकर रखता है, और तब हम उसे स्वास्थ्य कहते हैं। जबकि रोगों की अनुपस्थिति का मतलब स्वास्थ्य नहीं है। रोग क्या है? जब कोई बाह्य कारक हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर के किसी अंग के मेटाबॉलिज्म को, क्रिया विधि को प्रभावित करता है और हमें लक्षण उत्पन्न होता है, तो उसे हम रोग कहते हैं। सिंड्रोम का मतलब क्या है और रोग का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। जब हमारी बॉडी का कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन, कोई एक विशेष अंग प्रभावित हो और वह अपना कार्य ना कर पाए सही ढंग से, तो हम उसे रोग कहते हैं। सिंड्रोम क्या है? जब कई अंग यानी मेनी ऑर्गन एक साथ काम करने में बाधा उत्पन्न करें या अपने कार्य को सुचारू ढंग से ना कर पाए, तो उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। अब मैं पूरे का एक साथ निष्कर्ष बताता हूं। ऐसा रोग जो जन्म के बाद उत्पन्न होता है, यानी एक्वायर्ड। ऐसा रोग जो प्रतिरक्षा की न्यूनता को उत्पन्न कराता है, यानी इम्यूनो डिफिशियंसी। और ऐसा रोग जो कई अंग को एक साथ प्रभावित करता है, दिस इज नोन एज द
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एड्स के फुल फॉर्म को आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम इस टॉपिक पर आगे बढ़े तो आपको ये बात समझा रहा हूं कि एड्स का, ठीक है, जो पैथोजन है, एड्स का जो रोग कारक है वो क्या है और हमारे शरीर में किस प्रकार से रोग उत्पन्न करता है। तो मैं अगर बात करूं एड्स के रोग कारक की, तो जनरली एड्स का रोग कारक एक वायरस है जिसको हम HIV वायरस कहते हैं, यानी द पैथोजन ऑफ दिस डिजीज इज। पैथोजन की मैं अगर बात करूं तो पैथोजन इजा, जिसे हम रोग कारक कहेंगे। HIV एड्स का जो रोग कारक होगा एड्स का, वो HIV वायरस होगा, जिसको हम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस क्या होते हैं आगे हम डिटेल पर डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा सा जान लेते हैं। ऐसे वायरस जिनमें RNA जीनोम के रूप में होता है, यानी जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, ऐसे वायरसों को हम रेट्रो वायरस की श्रेणी में रखते हैं। HIV virus is a full form is the human immunodeficiency virus. This is the types of the retrovirus because the main genetic material is the single stranded RNA, यानी इस विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ जीनोम सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, इसलिए इस वायरस को हम रेट्रो वायरस की कैटेगरी में रखते हैं। यानी एड्स रोग HIV विषाणु के कारण होता है, जिसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है, और यह एक श्रेणी का रेट्रो वायरस है जिसको हम, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम के रूप में जानते हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारी बॉडी में HIV एड्स किस पार्ट को इन्फेक्टेड करता है, यानी हमारे शरीर में ये कहां संक्रमण करता है, तो ध्यान से समझेंगे। ये हमारे शरीर में हमारे इम्यून सिस्टम में पाई जाने वाली एक कोशिका, जिसको हम T4 लिम्फोसाइट कहते हैं, इस T4 लिम्फोसाइट पर ये अटैक करता है। T4 लिम्फोसाइट क्या है, थोड़ा मैं डिटेल में समझाना चाहूंगा। हमारे शरीर में WBC के द्वारा बना हुआ एक विशेष प्रकार का प्रतिरक्षा तंत्र, जिसके अंदर एक विशेष प्रकार का सिस्टम पाया जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CMI और फुल फॉर्म इसका सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है। इस सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को ये विषाणु प्रभावित करता है, यानी यह रोग सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में उत्पन्न होने वाले एक विशेष प्रकार की सेल T4 लिम्फोसाइट, जिसमें हेल्पर टी सेल, मेमोरी टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल आती हैं, और उसकी मुख्य कोशिका T4 लिम्फोसाइट होती है। इस T4 लिम्फोसाइट के ऊपर संक्रमण उत्पन्न करता है और उसे कंप्लीट कार्य नहीं करने देता है, यानी HIV विषाणु हमारे T4 लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। T4 लिम्फोसाइट हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है, और जिससे मानव का प्रतिरक्षा तंत्र धीरे धीरे अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाता है। अब हम थोड़ा सा HIV विषाणु की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे कि HIV विषाणु की संरचना कैसे होती है, यानी HIV विषाणु, HIV वायरस की स्ट्रक्चर या संरचना क्या है, कंसंट्रेट होकर समझेंगे। अगर हम बात करें, ठीक है, HIV की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ HIV। HIV विषाणु जनरली एक रेट्रो वायरस है, जिसके बाहर अगर मैं इस डायग्राम को समझाने का प्रयास करूं तो सबसे बाहर HIV विषाणु में एक सेकेंड बाइलेयर्स की एक संरचना होगी, एंड दिस इज द फर्स्ट लेयर जो मैंने ब्लैक कलर से बना रखा है, दिस लेयर एंड दिस इज द सेकेंड लेयर एंड बोथ लेयर इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये विषाणु के सबसे बाहर
प्रेजेंट होगी, यानी एक लेयर फास्फोलिपिड की सबसे बाहर और दूसरी लेयर उसके नीचे, यानी बाई लेयर फॉर्म में फास्फोलिपिड होगी। आपको पता होना चाहिए कि फास्फोलिपिड हेड और टेल जैसी संरचना यानी हाइड्रोफोबिक एंड और हाइड्रोफिलिक एंड के बने होते हैं, जिनमें इनका टेल नीचे की तरफ और हेड ऊपर की तरफ होता है। तो एचआईवी वायरस में सबसे बाहर आउटर लेयर एक फास्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। साथ में फास्फोलिपिड के बाई लेयर के अंदर इन वायरसों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिस प्रोटीन को हम स्पाइक कहते हैं। ये स्पाइक दूसरी कोशिका में इंफेक्शन का भी कार्य करता है और ये विषाणु को किसी भी सेल से जोड़ने का कार्य करता है। इस स्पाइक में भी दो स्ट्रक्चर होता है, ऊपरी भाग बाहर की तरफ जिसे हम GP120 कहते हैं, जबकि निचला भाग जो सेल बाई लेयर के अंदर होता है जिसको हम GP41 कहते हैं। GP मतलब द ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड GP द सेकंड इज द, ठीक है, दिस इज नोन एज द GP41। आप देखें तो ये आपका GP41 होगा, जबकि ये बाहर हुई संरचना GP120 कहलाएगी। इन दोनों की संरचना मिलकर स्पाइक का फॉर्मेशन करती है, जो फास्फोलिपिड के बीच बीच में पाए जाते हैं और ये किसी भी माइक्रोफेज सेल या T4 लिम्फोसाइट पर इंफेक्शन के दौरान सेल के रिसेप्टर से जुड़ने का कार्य करते हैं। तो दोबारा रिपीट करता हूं, बाहर फास्फोलिपिड बाइलेयर, उसके बीच में स्पाइक की दूसरा संरचना GP21, GP120 और GP41 प्रेजेंट होगी। हम अगर और अंदर की तरफ चले तो ये ब्लैक कलर के, ठीक है, प्रोटीनियस पार्ट की एक संरचना पाई जाती है, जिस पर P24 जैसी प्रोटीन होती है एंड P24 जैसी प्रोटीन की संरचना को हम मैट्रिक्स कहते हैं, यानी जनरली ये मैट्रिक्स होता है जहां पर P24 जैसी एक विशेष प्रोटीन पाई जाती है। यानी फास्फोलिपिड के अंदर P24 प्रोटीन का मैट्रिक्स है, उसके अंदर एक सिंगल लेयर्स की एक संरचना होती है एंड दिस लेयर इज नोन एज द कैप्सिड, जो P17 प्रोटीन का बना होता है। और फिर अब इस प्रोटीन संरचना के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यानी एससीएस आरएनए पाया जाता है और जिसके बीच में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उपस्थित होता है। मैं एचआईवी स्ट्रक्चर को दोबारा रिपीट करता हूं, बाहर फास्फोलिपिड का बाइलेयर, उसके बीच में स्पाइक की एक विशेष प्रोटीन GP120 और GP41, उसके अंदर मैं बात करूं तो फास्फोलिपिड के अंदर मैट्रिक्स की संरचना P24, देन उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड कैप्सिड की प्रोटीन की लेयर एंड कैप्सिड के अंदर जो प्रोटीन होगी P17, उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एचआईवी वायरस। मैंने आपको अभी बताया था कि एचआईवी वायरस इज अ टाइप्स ऑफ ये, ठीक है, रेट्रोवायरस, बिकॉज आप देख सकते हो कि इनका जो जीनोम है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और उनके साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाई जाती है, जबकि ऐसे वायरस में कहीं भी आपको डीएनए की स्ट्रैंड, डीएनए की संरचना नहीं दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। एचआईवी वायरस में संरचना के बाद में हम मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि ये वायरस किसी मनुष्य के शरीर में किस प्रकार से एक्शन करता है और वो मनुष्य के शरीर में किस प्रकार से किसी मनुष्य की कोशिका के अंदर इंफेक्शन उत्पन्न करता है। तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप जान लें कि एचआईवी वायरस हमारे इम्यून सिस्टम के अंतर्गत पाए जाने वाले लिम्फोसाइट सेल को प्रभावित करता है। हम मान लेते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम में एक सेल है, दिस इज नोन एज द मैक्रोफेज, या एक कोशिका है जिसको हम मैक्रोफेज कहते हैं और इस मैक्रोफेज के चारों तरफ कुछ विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स यानी ग्राही प्रेजेंट होते हैं। जनरली ये हमारी एक इम्यून सेल होती है जो रिसेप्टर की सहायता से कुछ पैथोजन को नष्ट करने का कार्य करते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम मान लेते हैं कि कोई एक एचआईवी का वायरस अपने स्पाइक के थ्रू इस रिसेप्टर से आकर जुड़ जाता है। दिस इज द वन वायरस एंड दिस इज द कंप्लीटली ज्वाइंट विद हेल्प ऑफ द रिसेप्टर। मान लेते हैं कि ये वायरस था जो हमारी बॉडी में मोड ऑफ एक्शन करने जा रहे हैं, यानी ये हम पढ़ने जा रहे हैं मोड ऑफ एक्शन क्या है और इनका एक्शन हमारी बॉडी में कैसे होता है। तो जनरली इनके बाहर माइक्रोफेज सेल्स होगी। माइक्रोफेज सेल्स हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे बहुत सारे, दिस इज द रिसेप्टर, ग्राही होंगे। इन रिसेप्टर्स पर
एक वायरस का इन्फेक्शन स्पाइक के थ्रू होता है। देन इसके बाद में अभी आपने देखा था कि इनके कैप्सिड के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। अब वायरल आरएनए माइक्रोफेज सेल के अंदर यानी एसएस आरएनए यहां ट्रांसफर हो जाता है। एसएस आरएनए के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी ट्रांसफर हो जाती है और अब माइक्रोफेज सेल के अंदर इंफेक्शन की प्रोसेस प्रारंभ हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आरएनए आया हुआ है, आरएनए के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आई हुई है और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करेगी क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जनरली एक प्रोसेस करेगी। ऑलरेडी आपको एक बात समझा देता हूं अगर आपको नहीं पता है कि हमारी सेल में डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद में आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, अगर आरएनए से डीएनए बनता है तो यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, जिसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। वायरल आरएनए सेल में सिंगल स्ट्रैंडेड, साथ में क्या आया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब क्या होगा? ये आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से वायरल डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। फिर इसके बाद में हमारी सेल की एक विशेषता है या किसी भी मानव की कोशिका की विशेषता है कि वो प्रत्येक डीएनए को नए डीएनए में डीएनए रेप्लिकेशन की थ्रू बनाता है। यानी अब जो ये आरएनए से डीएनए बना है ये बार बार डीएनए का फॉर्मेशन करता चला जाएगा और अब हमारे सेल के अंदर माइक्रोफेज के अंदर ही वायरल डीएनए बहुत सारा बन जाएगा और उस वायरल डीएनए मान लो एक डीएनए, दो डीएनए या अनेक डीएनए हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बन जाते हैं और फिर हमारे शरीर में वायरल प्रोटीन इनके साथ जुड़कर और अब हमारे सेल के अंदर बहुत सारे एचआईवी वायरस की संरचना को बना लेगी और अब हमारा माइक्रोफेज सेल कंप्लीटली इंफेक्टेड हो चुका है एचआईवी वायरस से। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है ये आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले माइक्रोफेज के रिसेप्टर से एचआईवी वायरस का स्पाइक जुड़ता है, देन उसका जीनोम हमारी सेल के अंदर आरएनए के रूप में ट्रांसफर होता है। जीनोम पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, ये जीनोम पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। फिर हमारी सेल की एक विशेषता है जो डीएनए टू डीएनए बनाता रहता है और फिर डीएनए से बहुत सारे डीएनए बनकर वायरल प्रोटीन से जुड़ जाते हैं और फिर अनेक वायरस का निर्माण हमारी सेल के अंदर कर देते हैं। अब हमारी एक सेल कंप्लीटली वायरस से इंफेक्टेड हो चुकी है और फिर अब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, तीसरी कोशिका में, नेक्स्ट धीरे धीरे हमारे इम्यून सिस्टम की मैक्सिमम T4 लिम्फोसाइट इंफेक्टेड हो जाएगी और फिर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ही स्लोली फंक्शन करने लगेगा, यानी बहुत ही निम्न गति से कार्य करने लगेगा। दिस इज द मोड ऑफ एक्शन। आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ एक्शन के बाद समझते हैं कि एचआईवी वायरस, ठीक है, हमारे बॉडी में किस प्रकार से ट्रांसमिट होता है, यानी हमारी बॉडी में कितने माध्यमों से आ सकता है और हमें रोग ग्रसित कर सकता है। तो हम अगर ट्रांसमिशन की बात करें किस प्रकार से ये ट्रांसमिट होता है, वायरस ट्रांसमिशन की बात करते हैं। सबसे पहले वायरस का ट्रांसमिशन ब्लड के द्वारा होता है। तो ब्लड में कितने माध्यम हो सकते हैं? सबसे पहले संक्रमित सुई से हो सकता है। अगर हम किसी ऐसे मनुष्य के शरीर में हम ऐसे सुई या सिरिंज का उपयोग करें जो पहले से इंफेक्टेड था, एचआईवी वायरस से ग्रसित था, तो फिर उस इंफेक्टेड पर्सन से अनइंफेक्टेड पर्सन के अंदर उस संक्रमित सुई से एचआईवी विषाणु संक्रमित हो सकता है। किसी भी प्रकार के ब्लेड या रेजर के द्वारा, यानी ब्लेड का उपयोग किया जाए या रेजर का उपयोग किया जाए, तो वहां से भी वायरस एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में अस्वस्थ मनुष्य के शरीर से ट्रांसफर हो सकता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें किसी भी मनुष्य में अगर कोई माता पहले से, यानी कोई माँ पहले से एचआईवी वायरस के
द्वारा पहले से ग्रसित है और उससे किसी शिशु की बॉडी डायरेक्ट संपर्क में आती है तो प्लेसेंटा के थ्रू उस मां के शरीर से शिशु के शरीर में HIV विषाणु ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम किसी भी मनुष्य के शरीर में ब्लड डिफ्यूजन करा रहे हैं यानी रुधिर चढ़वा रहे हैं, रुधिर आदान करा रहे हैं, तो उस दौरान भी अगर हमें रुधिर में HIV वायरस ना पता चले तो मनुष्य के शरीर में ट्रांसफर हो सकता है। तो पहला संक्रमित सुई के या सिरिंज के उपयोग से, ब्लड या रेजर के उपयोग से, मां से शिशु के शरीर में थ्रूआउट प्लेसेंटा, या फिर रुधिर ट्रांसफर करने के दौरान एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में HIV वायरस ट्रांसफर हो सकता है, यानी ब्लड के थ्रू इतने माध्यमों से ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा किसी भी मनुष्य के सलाइवा के कांटेक्ट में आने पर यह वायरस ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा हम सबसे ज्यादा अगर देखें तो यह एक यौन संचारित रोग है और यौन संचारित रोग का मतलब यह है कि यह सेक्सुअली कांटेक्ट होने पर यानी ठीक है सेक्स के दौरान सेक्सुअली कांटेक्ट होने पर ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के शरीर में भी फैलता है, यानी यह एक यौन संचारित रोग STD की श्रेणी में भी आता है जो सेक्सुअली कांटेक्ट से भी फैलता है। इसके अलावा हाथ मिलाने से, साथ में बैठने से, खाने या पीने से HIV एड्स रोग एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ट्रांसफर नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, HIV वायरस का ट्रांसमिशन ब्लड की थ्रू, संक्रमित सुई, रेजर या ब्लेड, मां से शिशु में या फिर ब्लड की थ्रू अगर डिफ्यूजन कराया जाए तो ट्रांसफर हो सकता है। साथ में सलाइवा के द्वारा या फिर सेक्सुअली कांटेक्ट के द्वारा यौन संचारित रोग की श्रेणी में होने के कारण भी यह रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ट्रांसफर होता है। हाथ मिलाने, साथ में बैठने, खाने पीने से HIV वायरस ट्रांसफर नहीं होता है। अब लास्ट बात पर आते हैं, HIV एड्स अगर किसी को हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। प्रेजेंस ऑफ टाइम में ठीक है ऑलवेज ग्रीन प्लांट सदाबहार पौधे से इसके ट्रीटमेंट का प्रयास किया जा रहा है, बट वह अभी तक 100% पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो HIV एड्स का बचाव यानी HIV एड्स की संपूर्ण जानकारी ही इसका इलाज है। HIV एड्स से बचना ही इसका इलाज है, यानी कंप्लीट ज्ञान होना, कंप्लीट नॉलेज होना, वायरस हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसफर हो रहा है इसके बारे में जानकारी रखना, वही इसका मेन ट्रीटमेंट या उपचार है। यानी अभी तक पूर्ण उपचार संभव नहीं हो पाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि HIV एड्स से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपने HIV एड्स से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। आप इस वीडियो को अच्छे से दोबारा देखकर समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें व सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पुनः मिलेंगे नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।